गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 39 कीमोथेरेपी ऑफ वेनेरियल डिसीजेस का पार्ट 1। तो वेनेरियल डिसीजेस क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस और इसे हम एसटीडी भी बोलते हैं। तो वेरियस टाइप के वेनेरियल डिसीजेस होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ड्रग्स, उसके अलावा कौन कौन सी वजह से ये डिसीजेस होते हैं, इसका डिस्कशन हम ये चैप्टर 39 में करने वाले हैं। तो आज के जो पार्ट 1 है, इसमें हम जो इन्फेक्शन डिस्कस करने वाले हैं उसे का नाम है गोनोरिया। तो गोनोरिया, जिसे द क्लैप भी बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन वेनेरियल डिसीज है। तो वेनेरियल डिसीज जो है गोनोरिया, ये सबसे कॉमन डिसीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। और ये किसके वजह से होता है? ये होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जिसका नाम है नाइजेरिया गोनोरी। तो नाइजेरिया गोनोरी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है गोनोरिया के लिए और गोनोरिया वेनेरियल डिसीज के लिए। ये बोथ मेल एंड फीमेल को इन्फेक्ट करता है, मींस गोनोरिया मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। It affects the mucous membrane of the urethra, anorectal mucosa, conjunctiva as well as genital area। तो मैंने यहाँ genital area लिखा नहीं है, बट आप अगर ऑनलाइन जाएंगे तो आपको जेनाइटल का भी रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, ये यूरेथ्रा के म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, एनोरेक्टल म्यूकोजा जो होता है उसे अफेक्ट करता है, कंजक्टिवा को अफेक्ट करता है, एज वेल एज जेनाइटल एरिया जो होता है उसे भी अफेक्ट करता है। इन्फेक्टेड मेल में एक्सपीरियंस पेन और बर्निंग विथ यूरिनेशन, डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस और टेस्टिकुलर पेन। तो जो मेल है जिसे ये इन्फेक्शन हुआ है गोनोरिया, उसे यूरिनेशन के वक्त पेन होता है या फिर बर्निंग सेंसेशन होता है। इसके अलावा पेनिस के थ्रू व्हाइट डिस्चार्ज और येलो डिस्चार्ज और ग्रीन डिस्चार्ज भी होता है। इसके अलावा टेस्टिस में पेन भी होता है, जो भी मेल को गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ है। इन केस ऑफ इमैच्योर गर्ल्स, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द वजाइना इज अफेक्टेड। तो जो इमैच्योर गर्ल्स होती है, उनका जो वजाइना का म्यूकस मेम्ब्रेन है उसे ये बैक्टीरिया अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है। इन द सेक्सुअली मैच्योर्ड वुमन, जो कि वुमेन्स होती है सेक्सुअली मैच्योर्ड, उनके सर्वाइकल कैनल के म्यूकस मेम्ब्रेन को जनरली ये बैक्टीरिया नाइजेरिया गोनोरिया अफेक्ट करता है और इन्हें भी यूरिनेशन के वक्त बर्निंग सेंसेशन होता है या फिर पेन होता है, एज वेल एज वजाइनल डिस्चार्ज भी इनमें होता है। द इन्फेक्शन में बिकम सिस्टेमिक, involving in the distant organs like valves of the heart, ocular apparatus and joints। तो ये इन्फेक्शन अगर ट्रीट नहीं किया गया तो ये कुछ समय के लिए तो इनएक्टिव स्टेज में और इसके सिम्टम्स कुछ दिखते नहीं है पेशेंट में, बट जब ये सिस्टेमिकली स्प्रेड होता है और वाया सिस्टेमिक सर्कुलेशन वेरियस ऑर्गन्स और वेरियस एरिया में स्प्रेड होता है, तो ये स्पेशली हार्ट जो है, हार्ट की जो वाल्व्स है उसे इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा जो ऑक्यूलर एपरेटस और जो हमारा आईज है, आईज को जितने भी पार्ट अटैच है जिसके वजह से हम प्रॉपरली देख पा रहे हैं, उसे अफेक्ट करता है। इसके अलावा जॉइंट्स को भी ये अफेक्ट करता है। तो जब भी ये सीवियर कंडीशन में चला जाता है तो ये हार्ट को अफेक्ट करता है, ऑक्यूलर एपरेटस को अफेक्ट करता है, इसके अलावा जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें भी ये अफेक्ट करता है। अभी हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में मोस्टली यूज होने वाला जो एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन। तो रिपोजिटरी पेनिसिलिन मार्केट में अवेलेबल है, जो कि यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। तो इसका जो है 6 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोकेन पेनिसिलिन जी इन ऑयल विथ 2% एल्यूमिनियम मोनोस्टेरेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पैम बोलते हैं, ये इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। तो पेनिसिलिन का फॉर्म है प्रोकेन पेनिसिलिन जी। इसका 6 लाख यूनिट जो कि ऑयल में होता है और
वही रिपोजिटरी पेनिसिलिन में एल्यूमिनियम मोनोस्टीरेट भी होता है और ये कंप्लीट फॉर्मुलेशन को बोलते हैं PAM। ठीक है, तो ये पैम जो है ये इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है एज अ सिंगल डोज और बाद में फिर ये ड्रग जो है मसल्स से धीरे धीरे रिलीज होता है ब्लड सर्कुलेशन में और फिर अपना ये इफेक्ट दिखाता है अगेंस्ट बैक्टीरिया दैट इज नाइजेरिया गोनोरी। इसके अलावा एज अ सिंगल इंजेक्शन बेंजाथाइन पेनिसिलिन एंड फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन हैव बीन फाउंड यूजफुल इन द ट्रीटमेंट। तो प्रोकेन पेनिसिलिन जी तो देते ही है बट इसके अलावा बेंजाथाइन पेनिसिलिन और फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन भी यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। It is suggested that large dose of more than 3 lakh units of procaine penicillin are used in the initial treatment of acute gonorrhea। तो जब भी डायग्नोस होता है किसी पेशेंट को एक्यूट गोनोरिया तो सजेस्ट किया जाता है कि उसे मोर देन 3 लाख यूनिट प्रोकेन पेनिसिलिन का एज ए इनिशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो जब भी एक्यूट गोनोरिया किसी पेशेंट को मिले तो उसे एज अ प्रोकेन पेनिसिलिन इनिशियल ट्रीटमेंट देना है और जो डोज रहेगा वो मोर देन 3 लाख यूनिट्स रहेगा। तो मिनिमम डोज कितना बोला है 6 लाख यूनिट इज सजेस्टेड। तो 3 लाख के ऊपर है और सजेस्टेड है मिनिमम डोज 6 लाख यूनिट। तो ये आप सिंपली इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रोकेन पेनिसिलिन आर यूज्ड इन द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ acute gonorrhea with minimum dose of 6 lakh unit। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये मोर देन 3 लाख यूनिट्स की जगह डायरेक्ट 6 लाख यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं। तो जब भी किसी को एक्यूट गोनोरिया होता है तो इनिशियली उसे मिनिमम डोज जो है 6 लाख यूनिट्स का देते हैं प्रोकेन पेनिसिलिन का। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, सल्फोनामाइड भी देते हैं। तो फर्स्ट इनिशियली जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है फॉर एक्यूट गोनोरिया वो होता है प्रोकेन पेनिसिलिन से जिसका मिनिमम डोज है 6 लाख यूनिट्स और उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटिन्यू किया जाता है। इसके अलावा सल्फोनामाइड भी यूज किया जाता है। अब द क्लिनिकल क्यूर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द डोजेज ऑफ पेनिसिलिन। तो क्लिनिकली गोनोरिया को क्योर कर सकते हैं अगर हम पेनिसिलिन का डोज अगर बढ़ा देते हैं। बट हमारा जो इनिशियल डोज है वो कितना है 6 लाख यूनिट्स का इन केस ऑफ एक्यूट गोनोरिया। अब जब भी गोनोरिया किसी पेशेंट को होता है और अगर पेशेंट को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेनिसिलिन के साथ सल्फोनामाइड की मींस कॉम्बिनेशन थेरेपी पेनिसिलिन एंड सल्फोनामाइड की, तो वो पेशेंट में ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो पेनिसिलिन को रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। मींस उसे जो नाइजेरिया गोनोरी का इन्फेक्शन हुआ है वो बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है जब भी पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। द यूज ऑफ PAM इससे पहले हम देख चुके हैं। प्रोकेन पेनिसिलिन जी जो कि एल्यूमिनियम मोनोस्टीरेट के साथ दिया हुआ है, तो इसको अगर प्रोलॉन्ग यूज किया गया किसी पेशेंट में तो वो पेशेंट के अंदर जो नाइजेरिया गोनोरी बैक्टीरिया है उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है अगेंस्ट प्रोकेन पेनिसिलिन। तो ऐसा कंडीशन में हायर डोज ऑफ पेनिसिलिन दिया जाता है टू गेट और टू अचीव बेटर रिजल्ट। तो जिस पेशेंट में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है अगेंस्ट पेनिसिलिन जी और प्रोकेन पेनिसिलिन जी, तो ऐसे पेशेंट में हायर डोज ऑफ पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब किया जाता है टू अचीव बेटर रिजल्ट। 2 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ 9 lakh units of aqueous procaine penicillin at interval of 3 hours on 2 successive days giving blood peak level of 4 units per ml gives better result than PAM even in resistant cases। तो PAM
हमने इससे पहले देख लिया है कि पेनिसिलिन जो है और प्रोकेन पेनिसिलिन जी ये ऑयल में होता है, उसके अलावा 2 ml ऑफ एल्यूमिनियम मोनोस्टेरेट उसमें होता है। बट प्रोकेन पेनिसिलिन का अगर हम एक्वस इंजेक्शन और एक्वस सॉल्यूशन जो कि 9 लाख यूनिट्स का है, ये 2 इंजेक्शन एक्वस प्रोकेन पेनिसिलिन के कंटेनिंग 9 लाख यूनिट्स अगर हम पेशेंट को देते हैं जिसमें पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस ऑलरेडी डेवलप है, तो ये जो 2 इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है ये हमें 3 आवर्स के इंटरवल में देने हैं। एक दिन में 2 इंजेक्शन देने हैं, बट 2 दिन देने हैं, मीन्स 4 इंजेक्शन देने हैं। तो पहले दिन हम देंगे 9 लाख यूनिट्स का फर्स्ट इंजेक्शन, उसके 3 आवर्स के बाद दूसरा इंजेक्शन, और दूसरे दिन ही भी सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। पहला इंजेक्शन देंगे, उसके 3 आवर्स के बाद हम दूसरा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो पेशेंट है उसके ब्लड के अंदर 4 यूनिट्स पर ml का पीक पेनिसिलिन लेवल अचीव हो जाएगा, मीन्स बहुत ज्यादा पेनिसिलिन लेवल अचीव हो जाएगा, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली गोनोरिया बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगा। और जो पेशेंट में पीएएम का रेजिस्टेंस भी डेवलप हो चुका है, वो पेशेंट में भी ये एक्वस प्रोकेन पेनिसिलिन बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा। उसके बाद आते हैं हम ऐसे पेशेंट जो कि पेनिसिलिन को सेंसिटिव है। तो जो पेशेंट पेनिसिलिन को बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और उनके अंदर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, ऐसे पेशेंट के लिए पेनिसिलिन के जगह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि गोनोरिया के साथ सुपर इन्फेक्शन होता है सिफिलिस का। सिफिलिस भी ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो कभी कभी गोनोरिया भी होता है और गोनोरिया के साथ सिफिलिस भी होता है और सिफिलिटिक इन्फेक्शन भी होता है। तो सुपर इन्फेक्शन हम बोलेंगे जिसे गोनोरिया हुआ है, उसके साथ सिफिलिटिक इन्फेक्शन और सिफिलिस हुआ है। तो जब पेशेंट को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं, जो पेशेंट को पेनिसिलिन का सेंसिटिविटी है, तो ऐसे कंडीशन में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो जो है जो सिफिलिटिक इन्फेक्शन जो है उसे और उसके सिम्टम्स को मास्क करता है। मींस अगर सिफिलिटिक इन्फेक्शन और सिफिलिस का टेस्ट करेंगे हम, तो ऐसे पेशेंट में सिफिलिस अब्सेंट दिखाएगा जबकि वो प्रेजेंट रहता है। तो ये डिसएडवांटेज है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का। अब ये सिफिलिटिक इन्फेक्शन को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय गिविंग अबॉर्टिव थेरापेटिक डोज ऑफ पीएएम इन ऑयल, और इसका जो यूनिट रहेगा 1.2 मेगा यूनिट। तो ये जो सिफिलिटिक इन्फेक्शन है इसे हम कम कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं पेशेंट में अगर हम उसे पीएएम और प्रोकेन पेनिसिलिन जी इन एल्यूमिनियम मोनोस्टेरेट एंड ऑयल इसका 1.2 मेगा यूनिट का डोज देते हैं। बट हम बात कर रहे हैं पेनिसिलिन सेंसिटिव पेशेंट की, तो ऐसे पेशेंट में हम पीएएम नहीं दे सकते बिकॉज इट्स अ प्रोकेन पेनिसिलिन जी। जिन्हें पेनिसिलिन का सेंसिटिविटी नहीं है, ऐसा कंडीशन में हम पीएएम यूज कर सकते हैं। तो ऐसा पेशेंट में फिर दूसरा ऑप्शन आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसका 1 ग्राम डोज ये इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है और ये अर्ली सिफिलिस जो कि जिसका मींस डायग्नोसिस हुआ है उसका ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत अच्छा काम करता है। Penicillin would mask the early signs if given in inadequate doses, hence early diagnosis is impossible। तो पेनिसिलिन
जो है ये अगर पेशेंट को दिया गया तो ये क्या करता है, गोनोरिया के अर्ली साइन जो होते हैं उन्हें मास्क कर देता है, जिसके वजह से जो अर्ली स्टेज है गोनोरिया का वो डायग्नोस करने में तकलीफ जाता है और फर्दर ये इसका सिवेरिटी बढ़ जाता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है पेनिसिलिन के साथ एज वेल एज पेशेंट के साथ। जो सेंसिटिव पेशेंट है उसमें हम पेनिसिलिन विथ एल्यूमिनियम मोनोस्टेरेट नहीं दे सकते, और अगर दिया भी तो वो जो है एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर देगा। बट जिसको सेंसिटिविटी नहीं है वो पेशेंट में भी अगर हमने पेनिसिलिन दे दिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया, तो कोई भी एक डिसीज को वो मास्क कर देगा, या तो सिफिलिस को करेगा या फिर गोनोरिया को करेगा, जिसके वजह से एक डिसीज तो क्योर हो जाएगा बट दूसरे डिसीज का सीवेरिटी बढ़ जाएगा और उसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस है। तो ये हो गया हमारा गोनोरिया। यहाँ पे और एक ड्रग है स्पायरामाइसिन। ये जो है 2.5 ग्राम 2 डोजेज में अवेलेबल होता है और इसे 4 आवर्स के इंटरवल में देना है। जब भी कोई पेशेंट को पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट सूट नहीं होता या फिर एलर्जी होता है या फिर उसके गोनोरिया के जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट है पेनिसिलिन को, ऐसे कंडीशन में स्पायरामाइसिन ये जो है 2.5 ग्राम का डोज 2 बार देना है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया, और ये 2 डोज का इंटरवल रहेगा 4 आवर्स। तो इसे रिजर्व रखा जाता है आफ्टर पेनिसिलिन। तो जब भी पेनिसिलिन अवेलेबल नहीं हो तो स्पायरामाइसिन हम दे सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ केसेस ऑफ नॉन गोनोकॉकल यूरेथ्राइटिस either as a primary infection or as a residual manifestation are successfully treated by chloramphenicol and the टेट्रासाइक्लिन्स। तो जब गोनोरिया इन्फेक्शन और गोनोरिया जो डिसीज है वेनेरियल डिसीज ये जब क्योर हो जाता है उसके बाद जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है स्पेशली नॉन गोनोकॉकल यूरेथ्राइटिस, तो ये नॉन गोनोकॉकल यूरेथ्राइटिस को ट्रीट करने में क्लोराम्फेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन बहुत अच्छे से काम करते हैं और सक्सेसफुली नॉन गोनोकॉकल यूरेथ्राइटिस को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा गोनोरिया पार्ट खत्म होता है। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।